हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में समझाया, सर्कुलर मोशन की वीडियो मैंने डाली। आज बच्चों मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की एक डिटेल्ड नॉलेज लेने वाले हैं बच्चों। तो उसी के साथ इस क्रम में जुड़िए और इस वीडियो को देखिए, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने मेरी सर्कुलर मोशन की वीडियोज़ में इंटरेस्ट दिखाया, उम्मीद है आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस वीडियो में दिखाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। उसे देखिए, स्किप किए बिना वीडियो, ज़रूर आप कुछ सीखेंगे। बच्चों, मैं यहाँ टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करता हूँ। जनरली सबसे पहले यहाँ फोर्स की डिफिनीशन को समझता हूँ। देखिए फोर्स क्या है। जनरली अगर फोर्स को कहें तो दिस इज द पुश आर पुल। पुश आर पुल यानी किसी बॉडी को दबाना, खींचना या धक्का देना। पुश माने क्या होता है? पुल माने खींचना और पुश माने धकेलना। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? जनरली आप यही समझते होंगे, किसी से खींचो या धकेलो, वहाँ पर जिस रिक्वायर्ड फैक्टर की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो जनरली पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अगर हम बात करें पुश आर पुल, केवल पुश आर पुल कर देने से हमारी फोर्स की डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होती। जनरली अगर हम बात करें, किसी बॉडी को हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराना है, किसी बॉडी को हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराना है, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कराना है, किसी बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंज कराना है, किसी बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंज कराना है, और किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज कराना है, किसी बॉडी का शेप बदलना है, किसी बॉडी का साइज बदलना है। इन सब चीज़ों के लिए भी जो रिक्वायर्ड फैक्टर होता है उसे फोर्स कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि पुश आर पुल एक, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वहाँ पर पुश आर पुल कह दिया जाता है। लेकिन जब आप लोग एक अपना स्टैंडर्ड 8th क्लास पास करते हैं, उसके बाद आप वेलोसिटी के बारे में जान जाते हैं, आप एक्सेलरेशन के बारे में जान जाते हैं, आप पोजीशन के बारे में जानते हैं, आप रेस्ट पोजीशन के बारे में जानते हैं, इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज प्रोड्यूस होता है, उस चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको फोर्स की बातें समझ में आई होंगी। अब बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर फोर्सेज को हम टाइप्स ऑफ के आधार पर समझें तो जनरली जो फोर्सेज होते हैं दे आर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जो कॉन्टैक्ट होने पर अप्लाई होते हैं, और ऐसे फोर्स जिनमें बॉडीज का कॉन्टैक्ट होता भी नहीं है और फोर्स वर्क करने लगते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फंडामेंटल फोर्सेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंडामेंटल फोर्सेज कहते हैं। और ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के फोर्स होते हैं। पहला बच्चों क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। रियली मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो मैं दे रहा हूँ आज। और बेटा एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक बच्चों क्या होता है? ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ वर्क करते हैं? मास, दो मासेस के बीच जो अट्रैक्शन लगता है, मासेस के बीच जो अट्रैक्शन लगता है, कोई भी दो बॉडी आप ले लीजिए, मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, का मास m1 है, का मास m2 है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चों, इसका नेचर जो होता है दैट इज अट्रैक्टिव। बच्चों, अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, जनरली ये न्यूक्लियर फोर्स का टाइप होता है। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब रेडियो एक्टिव डीके होता है। रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है? वहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। बच्चों, अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, जब दो न्यूक्लियाई मिलते हैं जहाँ पर फ्यूजन होता है। कहाँ होता है बेटा? फ्यूजन। क्योंकि वो क्या करते हैं? दो न्यूक्लियाओं को एक साथ बाइंड करते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर न्यूक्लियस बाइंड हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। जहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके होता है वहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव डीके से क्या होता है बच्चों? वहाँ पर दो न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल सिंगल कर। क्लियर हुई बात? बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरली हम लॉरेंस फोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? लॉरेंस फोर्स कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, यहाँ पर चार्ज जो होता है
वो मोशन में होता है। किसमें होता है बेटा? जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, और चार्ज के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बच्चों इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ये जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं बच्चों, ये हमारे यूनिवर्स को जो शेप देने में हेल्प करते हैं। जो हमारे यूनिवर्स का शेप है वो इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेज की वजह से है। क्लियर हुई बात? हमारे यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि भैया आप पढ़ते हैं, दैट इज ड्यू टू दीज फंडामेंटल फोर्सेज। बच्चों हम अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं बच्चों? कांटेक्ट फोर्स की तरफ बच्चों आते हैं। तो पहला कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। क्या होगा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स होगा। दूसरा बच्चों क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और तीसरा बच्चों क्या होगा? टेंशन फोर्स होगा। चौथा क्या होगा? अप्लाइड फोर्स होगा। और पांचवा बच्चों क्या होगा? यहां पर स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स और एक होगा नॉर्मल फोर्स। तो ये बच्चों हमारे होते हैं कांटेक्ट फोर्स। यानी स्प्रिंग क्या है? अगर स्प्रिंग पर कोई पार्टिकल बच्चों बांध देते हो, क्या कर देते हो बेटा? बाउंड कर देते हो, तो वहां पर क्या करता है? स्प्रिंग फोर्स लगाता है। क्लियर हुई बात? स्प्रिंग की वजह से, जैसे स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को अगर हम इन्हें पार्टिकल की बात ना करें, अगर स्प्रिंग को हम प्रेस करें, क्या करें बच्चों? प्रेस करें या स्प्रिंग को खींचें, तो स्प्रिंग की लेंथ में क्या होता है? चेंज होता है। तो बच्चों ये कांटेक्ट फोर्स की वजह से होगा। जब तक तुम स्प्रिंग को कांटेक्ट नहीं करोगे, स्प्रिंग पर फोर्स डेवलप नहीं होगा। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होते हैं? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर मूव करती है, तो वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो पहली बॉडी की मोशन का अपोज करता है बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब तक डेवलप नहीं होता जब तक दो बॉडीज का कांटेक्ट ना हो। बच्चों यहाँ पर टेंशन फोर्स आता है। बच्चों आपको पता है, अगर एक स्ट्रिंग है बच्चों, और स्ट्रिंग में अगर हम कोई पार्टिकल बांधते हैं, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है। स्ट्रिंग में एक तनाव आ जाता है जिसे कहते हैं टेंशन फोर्स। तो जब तक यहाँ पर स्प्रिंग और पार्टिकल का बच्चों कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप नहीं होगा। बच्चों यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी इस पर फोर्स अप्लाई करे, तो जब तक उस एजेंसी से इसका कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक इस पार्टिकल में मोशन या पार्टिकल की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एजेंसी हम ही को मान लो, अगर हम इस मोबाइल पर ऐसे धक्का मारे तो ये मोबाइल गिर जाएगा। क्लियर हुआ? तो नहीं, जब तक हमारा और मोबाइल का कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक वहाँ पर कोई भी हम चेंज नहीं पाएंगे। एक होता है बेटा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है किसी फोर्स पर, किसी सरफेस पर जो नॉर्मल डायरेक्शन 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वर्क करता है फोर्स, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। उम्मीद है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और इसमें और भी हम बात करने वाले हैं। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के अलावा भी अगर हम मैकेनिक्स में आते हैं बच्चों, तो वहाँ पर दो फोर्स और पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें जनरली हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जनरली ये जो फोर्सेज होते हैं, इनको हम मोशन से रिलेट करके पढ़ते हैं। इससे पढ़ करते हैं बेटा, मोशन से रिलेट करके पढ़ते हैं। अगर किसी बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बच्चों, रिजल्टेंट या इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्लियर हुई बात? अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इनका इफेक्ट शो होगा। क्या शो होगा बच्चों? इफेक्ट शो होगा। अगर बच्चों आप कोई भी मान लीजिए कोई रेस्ट पार्टिकल है, कोई रेस्ट ब्लॉक है, आपने उसको फोर्स लगाया और वो ब्लॉक बच्चों क्या करने लगा? मूव करने लगा। क्या करने लगा बच्चों? मूव करने लगा। इसका ये मतलब है कि ब्लॉक पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों? अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। अब मान लेते हैं किसी ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, किसी ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ब्लॉक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक पर जो लगने वाले फोर्सेज हैं, उनका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, इसलिए वो जीरो हो गया। इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं मिला। जनरली आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। क्लियर हुई बात? अगर किसी बॉडी पर फोर्स वर्क करेगा, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा और उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। क्लियर हुई बात? तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया।
तो बैलेंस्ड फोर्स की वजह से यही होता है जी बच्चों। अगर हम मोशन के चैप्टर से रिगार्ड करके पढ़ते हैं, क्लियर हुई बात। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज करना है, किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज करना है, तो वहाँ पर हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि बैलेंस्ड फोर्स की। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी को समझाया होगा। आज मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत जल्दी बताया है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं इसमें थोड़ा गलत बोल गया हूँ, बाद में सुधारा हूँ, तो ये इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा। बस इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर कुछ नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा और वो भी आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। क्लियर हुई बात। इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।